Assalamu alaikum dear class. Today our topic of consideration is cost in the short run and in the long run. इसका जो दूसरा नाम है वो है relationship between short run and long run average total cost. अच्छा देखा जाए तो टाइम हॉरिजन ही एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो हमें डिफरेंस बताती है क्यों किस किस में जो हम कॉस्ट फिक्स्ड लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं उनमें डिफरेंस। अब शॉर्ट टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप कुछ वेरिएबल्स फिक्स्ड ले रहे हो, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप फिक्स ले रहे हो, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप क्या लेते हो, वेरिएबल लेते हो। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई ना कोई एक भी वेरिएबल अगर आपका फिक्स है उसे हम शॉर्ट टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और वो टाइम पीरियड जिसमें तमाम के तमाम वेरिएबल, तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो आपके पास अगर वेरिएबल हैं तो आप उसको लॉन्ग टाइम पीरियड बोलोगे। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें पता है कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो for many firms, the division of total cost between fixed and variable cost depends on the time horizon being considered. In the short run, some costs are fixed. Short run में क्या होता है, कुछ costs जो हैं वो fix होती हैं. And in the long run, all fixed costs become variable cost. Short time period में for example, आप कोई भी जैसे आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से आप लेबर सिर्फ बढ़ा सकते हो लेकिन बाकी तमाम फैक्टर्स अगर फिक्स्ड हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन, क्योंकि सम कॉस्ट्स आर फिक्स्ड। बट इन द लॉन्ग रन ऑल फिक्स्ड कॉस्ट जो शॉर्ट टाइम पीरियड में फिक्स्ड थी वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। क्यों? Because many costs are fixed in the short run but variable in the long run. A firm's long run cost curve differ from its short run cost curve. अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं, ज़रूर फिक्स होते हैं, इसलिए हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड और लॉन्ग टाइम पीरियड का जो कर्व है वो डिफरेंट होगा। दोनों का हमारे पास जो कर्व होगा वो डिफरेंट होगा जी। उसके बाद आता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल refers to the property whereby long run average total cost falls as the quantity of output increase. जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इट्स अ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि आपकी आउटपुट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए जो आपने कॉस्ट लगाई वो पहले से कम हो रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद आता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसएडवांटेज फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। It refers to the property whereby the long run average total cost rises as the quantity of output increase. अगर आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो तो अगर इंक्रीज करने की वजह से आपकी कॉस्ट पहले से बढ़ जाए, राइज कर जाए, तो हमारी इकोनॉमी इसके लिए ये डिसएडवांटेज है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है? कांस्टेंट मीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किससे? इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट स्टेज द सेम एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज। क्या मतलब? जब आप अपनी आउटपुट को बढ़ा रहे हो बट आपकी जो कॉस्ट है वो पहले जितनी ही रहे, उसमें कोई फर्क ना आए, ना ही बढ़े ना कम आए ना कम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं वो एक ही चीज को बता रही हैं कि हर एक में आपने अपनी आउटपुट को बढ़ाना चाहा, लेकिन अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपकी कॉस्ट पहले से कम हो जाती है तो उसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे। लेकिन अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपकी कॉस्ट पहले से भी बढ़ जाती है तो हम उसको डिस इकोनॉमी फॉर द स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे। और उसके बाद अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जी। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ।
हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाती है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन जो कर्व्स बताए गए हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के बताए गए। एक ये है हमारे पास, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड एवरी टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन विद स्मॉल फैक्ट्री। आपने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई है, ठीक है, ये उसका एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और अगर वही फैक्ट्री आप मीडियम बना लो, ठीक है, मीडियम फैक्ट्री बनाते हो तो ये हमारे पास उसका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है। और अगर आप लॉन्ग रन में जाते हो तो आपकी जो फैक्ट्री है वो लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड को ऐड किया जाए, मीन के बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड को आप कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, तो आपके पास लॉन्ग टाइम पीरियड बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपने एक मीडियम फैक्ट्री बनाना चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ेगी। अगर आप आउटपुट और बढ़ाना चाहते हो तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, हमने यही चीजें इधर देखनी है। अब शॉर्ट रन के जो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स हैं, हमने इन तमाम के जो मिड पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमने आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रन के एवरेज टोटल कॉस्ट हैं, तो सबको अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास लॉन्ग रन का एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाता। अब वही चीज़ें हमने इस डायग्राम में इकोनॉमीज, डिसइकोनॉमीज एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को बताना है कि कहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, कहाँ पर कांस्टेंट है और कहाँ पर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। क्योंकि अब यहाँ देखो तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा, आपने अपनी आउटपुट को बढ़ाया, ठीक है। जब आपने अपनी आउटपुट को बढ़ाया तो आपकी कॉस्ट, पहले ये पॉइंट था, अब आपकी कॉस्ट पहले से कम हो गई है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपकी आउटपुट बढ़ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे आपकी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, ठीक है। आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट चूज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉस्ट 12,000 हो गई। तो इस सूरत में क्या हुआ कि आपकी जो कॉस्ट है आउटपुट बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिसइकोनॉमीज फॉर द स्केल जी। उसके बाद ये जो हमारा ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का रास्ता, बीच जो हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जितनी भी अपनी आउटपुट को बढ़ा लो, आपकी कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आपकी कॉस्ट 10,000 ही रहती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर दो तीन चीज़ें जहन में रखनी है प्रॉपर्टीज़ में कि नंबर 1, एक तो आपका जो शॉर्ट रन के टोटल कॉस्ट होंगे, टोटल कॉस्ट कर्व होंगे, वो हमेशा लॉन्ग रन के टोटल कॉस्ट से ऊपर होंगे या फिर टच कर रहे होंगे, ठीक है। ये टच कर रहे हैं या फिर ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी चीज ये है कि आप अगर लॉन्ग रन में कोई भी चीज मीन के पैदा करना चाह रहे हो, कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपकी कॉस्ट हो सकता है पहले शॉर्ट टाइम पीरियड से भी कम हो। क्यों? क्योंकि ये हमें ये पॉइंट बता रहे हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पर आउटपुट तो सेम है, आउटपुट तो सेम है 1200। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड में वही प्रोडक्शन करते हो तो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी कॉस्ट 12,000 है। लेकिन अगर वही प्रोडक्शन आप लॉन्ग टाइम पीरियड में करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 होगी, ठीक है। समरी, तो इस चैप्टर की जो समरी है, पहला पॉइंट हमारे पास, द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विच इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो कोई भी फर्म या कोई भी
जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस करने का मकसद पहला यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। और प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं हम, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। नंबर 2, व्हेन एनालाइजिंग अ फर्म्स बिहेवियर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेसमैन का बिहेवियर चेक करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तो एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपके पास एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाती है और दूसरा आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर 5 लाख का आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने वो बिज़नेस 5 लाख का किया है, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, आपने 5 लाख जो इनपुट्स वगैरह खरीदने पे लगे। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट उस 5 लाख की क्या है कि वही आप बिजनेस ना करते तो बैंक से आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट कमा लेते, तो वो आप इसको भी छोड़ रहे हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी। ये आपकी मतलब कि आप वो इंटरेस्ट रेट छोड़ रहे हो तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी जी। उसके बाद हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। किसी भी किस्म की सिर्फ एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, बल्कि एवरेज टोटल कॉस्ट के अलावा दूसरी जो कॉस्ट है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अगर उनकी आप एवरेज निकालना चाहो तो आप उनको क्या करते हो, आउटपुट पे डिवाइड करते हो। क्यू पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इज द अमाउंट बाय विच टोटल कॉस्ट वुड राइज इफ आउटपुट वर इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट वो अमाउंट होती है जब भी आप अपनी टोटल कॉस्ट को बढ़ाने के लिए बढ़ाते हो तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, बेशक वो 1 यूनिट ही क्यों ना हो, आप 1 यूनिट ही क्यों ना बढ़ा रहे हो अपनी आउटपुट को, आपकी मार्जिनल कॉस्ट चेंज होगी। उसके बाद आ जाता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज राइजेज विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्यू बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगी। उसके बाद एवरेज कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स एंड एज आउटपुट इंक्रीज एंड देन राइजेस। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट पहले आपकी कम हो रही होगी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में भी आप देखो तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट पहले कम हो रही है, ठीक है, फिर एक पॉइंट पे आके बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी थी कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इन लॉन्ग रन इज यू शेप्ड एंड मोर फ्लैटर देन शॉर्ट रन। एवरेज कॉस्ट फर्स्ट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज एंड देन राइजेस। देन हमारे पास द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड जी। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज क्रॉस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। अब ये पॉइंट वो है जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा क्या करती है, कट करती है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को। कब, कहाँ पर कट करती है, एट द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने सबसे कम पॉइंट पे आती है, मिनिमम पे आती है, तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करेगी। कंडीशन आ गई। उसके बाद अ फर्म्स कॉस्ट ऑफन डिपेंड्स ऑन द टाइम हॉरिजन बीइंग कंसीडर्ड। कोई भी फर्म कॉस्ट जो है वो टाइम हॉरिजन पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अभी पढ़ा है तो ये पॉइंट उसी का है। उसके बाद आता है इन पर्टिकुलर मैनी कॉस्ट आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन बट वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। तो बहुत सी कॉस्ट जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी फिक्स हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी कोई भी ऐसी कॉस्ट नहीं है जो फिक्स हो। Thank you.